नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और इस संकट में फंसे हमारे छात्रों की। दरअसल सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी कई छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। छात्र खुद अपने वीडियो जारी कर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल जो छात्र बॉर्डर के पास रह रहे हैं वो आसानी से चेक पोस्ट तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी जगहों पर फंसे हैं जहां हालात बेहद खराब हैं। वहां बमबारी हो रही है। कुछ इलाकों में यूक्रेन की सेना ने कर्फ्यू लगा दिया है। बॉर्डर पहुंचना तो दूर, बंकर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में चिंताएं उन परिवारों की बढ़ रही हैं जिनके अपने यूक्रेन में अभी भी फंसे हुए हैं और वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे अपने कब तक वहां से वापस लौट पाएंगे। उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। साथ ही जो लोग वहां से लौट आए हैं वहां की परिस्थितियों के बारे में उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि किन हालातों का सामना कर वो आए हैं। कुछ खास मेहमान इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सैकड़ों परिवारों में दहशत का माहौल बना दिया है। अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में हो तो भला कौन माँ बाप चैन से सो सकता है। बीते 4-5 दिनों से लगातार यूक्रेन के हालात खराब होते जा रहे हैं। हालात बिगड़ते देख यूक्रेन ने अपने सभी हवाई सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद वहां फंसे लोगों के वतन वापसी का रास्ता बंद हो गया। हालांकि भारत सरकार ने इसका रास्ता निकाला और धीरे धीरे भारतीय नागरिकों की घर वापसी हो रही है। लेकिन चिंता इस बात की है कि जो छात्र बॉर्डर वाले इलाके से काफी दूर के शहरों में रह रहे हैं वहां से उनका निकलना मुश्किल हो रहा है। अधिकांश छात्र कीव, खार्किव और आसपास के शहरों में हैं, जहां हालात बेहद ही खराब हैं। वहां बमबारी हो रही है। इन इलाकों में यूक्रेन की सेना ने कर्फ्यू लगा दिया है। बॉर्डर पहुंचना तो दूर, बंकर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कि सुमी यहाँ से रशियन बॉर्डर के करीब सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और हमारा यहाँ से इवैक्यूएशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब भी हम किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने की कोशिश करते हैं हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें वेस्टर्न बॉर्डर्स पर जाना होगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि बीच में जितनी भी सिटीज हैं वो ऑलरेडी बॉम्बार्डेड है। ऑलरेडी वहां पे ब्रिजेस का डिस्ट्रक्शन हो चुका है। हमारे लिए वहां से ट्रैवल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी बात कि हमें कभी भी बंकर्स में शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें नहीं पता होता कि नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ क्या होगा। फूड की स्कैरसिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। मध्य प्रदेश के भी यूक्रेन में 100 से अधिक छात्र फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार विदेश मंत्रालय से संपर्क में है और छात्रों की सकुशल घर वापसी का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार भी लगातार छात्रों और उनके परिजनों से संपर्क में है और छात्रों की घर वापसी का प्रयास कर रही है। ये जो बॉर्डर के हंगरी के बॉर्डर के बच्चे आ गए हमारे 6, लेकिन जो खार्की और कीव के में जो फंसे हैं, जहाँ लगातार बमबारी हो रही है, वहाँ हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो निकल नहीं पा रहा है। भारत सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है और तो और मतलब उसके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यदि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो जाए, जिस पर सड़क मार्ग, अब ट्रेन और हवाई जहाज तो है ही नहीं। अब 800 और 1100 किलोमीटर बॉर्डर है। साथ ही जो लोग वापस आ रहे हैं या आना चाहते हैं उनके आने का पूरा खर्चा उठाने की भी बात कही है। कुल मिलाकर हालात अब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। भारत सरकार भी इस पूरे मामले पर गंभीरता से काम कर रही है। इस जंग की लपटें दुनिया के कई देशों को किसी न किसी रूप में अपने चपेट में ले रही है। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह की तस्वीर रही तो भारत सहित कई देशों को आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, हालात बहुत अच्छे नहीं हैं इस वक्त और ऐसे में परिवार वालों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। पंकज जी, आपका स्वागत है। और आशीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो यूक्रेन से वापस लौटी हैं। आशीष, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यूक्रेन से कब वापस लौटी और क्या स्थितियां वहां पर हैं? जब आप वहां पर मौजूद थी किस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा आपको?
जी, मैं बस आज शाम को ही वहां से लौटी हूँ। मैं अपने घर तक पहुंची हूँ। वहां पे स्थिति बहुत 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 खराब है। बहुत ज्यादा खराब है। आप जब वहां से आई हैं तो किस तरह का रास्ता आपने अपनाया वहां से निकलने के लिए? किस तरह की मदद आप तक पहुंची? मैं वहां से 2 दिन पहले निकली थी। मैं खुद बस से वहां से 4 घंटा दूर बॉर्डर तक पहुंची हूँ। फिर वहां से 7 किलोमीटर पैदल चल के मतलब मेरे फूड और वाटर सप्लीमेंट्स खुद होल्ड करके 6 लीटर पानी और सारी चीजें, सारा सामान लेके मैं बॉर्डर तक गई हूँ। और फिर वहां बॉर्डर पे मुझे लग गए तकरीब 12 घंटे खड़े। वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है यूक्रेन बॉर्डर पे, वहां खाने की व्यवस्था नहीं है। पर जैसे ही मैंने बॉर्डर क्रॉस करी वैसे ही इंडियन एम्बेसी आई है, पर यूक्रेन बॉर्डर की तरफ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। फिर वहां से निकल के मुझे इंडियन एम्बेसी ने एयरपोर्ट तक डायरेक्ट ड्रॉप करवाया। पर मैं जब निकली थी वहां पे बहुत कम लोग थे, मगर अब वहां पे तकरीबन 3000 लोग हैं अभी तक। आज के लिए कल मैं आई थी 12:30 बजे फ्लाइट जो चली थी, उसके बाद मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अगली फ्लाइट की। जो आज सुबह 6:30 बजे फ्लाइट आई है उसके बाद अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अगली फ्लाइट की कि कब आई है। शायद अभी उसके बाद कोई फ्लाइट आई नहीं है। बिल्कुल। आशी, आप वहां पर कहां पर रह रही थी? और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वो तो फिर भी चलिए जल्दी पहुंच जा रहे हैं, लेकिन जो अन्य शहरों में खासकर राजधानी में जो बच्चे फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है तो उनको बड़ी परेशानी आ रही है बॉर्डर एरिया तक पहुंचने में। एक्चुअली मैं तो वेस्ट साइड में थी लकीली, तो मेरा वहां से निकलना बहुत ज्यादा आसान था और मैं वहां से बहुत जल्दी ही निकल के और बॉर्डर क्रॉस करके आ गई। पर जो लोग कीव और खार्किव में है, मैं ये इंडियन एम्बेसी से स्पेशली मेंशन करके रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उनके लिए वो लोग कुछ करवाएं, क्योंकि वहां पे बॉम्बार्डिंग, शेलिंग सब कुछ हो रहा है। तो बच्चे खुद से निकल के नहीं आ सकते, उनको वेस्ट तक आने में ऑलरेडी बहुत टाइम लगेगा और वेस्ट से इवैक्यूएट होने में बहुत टाइम लगेगा। शायद सरकार उनको मॉस्को ले जाने की बात कर रही है, शायद उनके लिए दूसरा अलग प्लान बनाया जा रहा है। अभी मैं सरकार से बोलना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स भेजे। अभी सरकार बहुत अच्छी मदद कर रही है, पर थोड़ा सा ये चीज को और तेज करने के लिए हमें और फ्लाइट्स लगेंगी। फ्लाइट्स ज्यादा से ज्यादा जाती रहनी चाहिए और नॉन स्टॉप जाती रहनी चाहिए। ठीक, आप बने रहिए, आपसे कुछ और सवाल हैं जिनके हम जवाब जानना चाहेंगे। डॉक्टर मनन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। लेकिन पंकज जी, रेस्क्यू किया जा रहा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और वहां पर जितनी मदद पहुंच सकती है कोशिश हो रही है, लेकिन इसको थोड़ा और स्पीड अप करना पड़ेगा, ये मांग छात्रों की तरफ से हो रही है। लोकेन जी, मैं उन सारे मेरे जो भाई बहन वहाँ यूक्रेन में फंसे उनकी स्थिति, उनके परिवारों की स्थिति को समझ सकता हूँ। और जिस प्रकार की मानसिक यंत्रणा के दौर से ये सब बच्चे गुजर रहे हैं उसको भी हम समझ सकते हैं। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय पर बहुत गंभीर, सजग और सतर्क हैं। और यही कारण है कि पिछले 24 घंटे में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, उसकी लगातार 3 बैठकें हो चुकी है पिछले 24 घंटे में। भारत सरकार के 4 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हरदीप पुरी जी, किरण रिजिजू जी और जनरल वीके सिंह जी, ये चारों रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी पहुंच रहे हैं, अगले 24 घंटे में पहुंच जाएंगे। और इनका उद्देश्य यही है कि ये चारों जो बॉर्डर कंट्रीज हैं यूक्रेन की, यहाँ तक भारतीय छात्रों को लाया जाए और वहां से भारत पहुंचाया जाए। 5 फ्लाइट लगातार आ चुकी हैं और सबसे बड़ी बात है, जैसा भूपेश जी बघेल जी बात कर रहे थे, तो ये निःशुल्क है। ये भारत सरकार की व्यवस्था है कि कोई भी भारतीय यदि यूक्रेन में फंसा है तो उनको लाने का नैतिक दायित्व भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली की मोदी जी की सरकार ने उठाया है और ये सारी सरकार करती है। लेकिन हम इस बात को लेकर संतोषजनक स्थिति में कि सरकार के प्रयास हैं। और जैसे जैसे स्थिति में, जैसे अभी हमारी जो बहन आशी कह रही थी बात, यदि मैं उनका नाम से उच्चारण कर रहा हूं, कि जो खार्किव में और कीव में जो बच्चे हैं वहां, वो दोनों यूक्रेन के बड़े शहर हैं और वहां पर ज्यादा तीव्र गति से युद्ध हो रहा है, क्योंकि रूस की इच्छा ये है कि वो वहां पर कब्जा करके युद्ध को खत्म करे और सीधी सी बात है यूक्रेन उनको बचाना चाहता है। तो वहां के लिए एक स्पेशल प्लान तैयार सरकार के स्तर पर किया जा रहा है, पर बहुत सारी चीजें युद्ध में
कूटनीतिक होती हैं जिनका चर्चा हम स्क्रीन पर मंच पर नहीं कर सकते। और एक बात सत्य है कि एक एक भारतीय छात्र को 20,000 हो, 25,000 हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, देश के किसी भी राज्य का हो, उसको लाने का संकल्प मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। और ये सारे बच्चे सकुशल सुरक्षित आएंगे। मैंने इसीलिए आपको उदाहरण दिया। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नंबर जारी किया 1800120704, एक मोबाइल नंबर साथ में और 1800120704, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का टोल फ्री नंबर है। और मध्य प्रदेश के जो बच्चे और किसी राज्य के बच्चे भी जो इस कार्यक्रम सुन रहे हैं वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर जो भाजपा के संगठन महामंत्री हैं विनोद तावड़े जी, वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ये जो व्यवस्था है ये सरकार से कोऑर्डिनेशन करेगी, सरकार को जानकारी देगी कि मेरे मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, देश के किसी अन्य राज्य के बच्चे यदि कहीं फंसे हैं। तो जो आपने कहा लोकेंद्र जी, सरकार भी गंभीर है। पंकज जी, एक चीज और कि जो बच्चे वापस लौट रहे हैं उनसे लगातार नेता मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन वो उस संकट से निकल कर आ गए हैं। उनकी हौसला अफजाई हम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत मुश्किल समय को देखा है। लेकिन अभी हमें उन परिवारों के साथ भी खड़ा रहना है जिनके बच्चे अभी नहीं आए हैं। उनके आंसू बह रहे हैं, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, फोन के जरिए अपने बच्चों को निहार रहे हैं किसी तरीके से। वहां से नेताओं के मिलने की तस्वीरें नहीं आ रही हैं। दरअसल समय यह है कि उन परिवारों के साथ हम ज्यादा खड़े रहें इस वक्त। मैं आपकी बात से सहमत हूं और उनके साथ हम खड़े भी हैं। और जो बच्चे लौट कर आए उनके माध्यम से जो बच्चे अभी नहीं लौटे हैं उनसे और उनके परिवारजनों से संपर्क किया जा रहा है। और जितने जनप्रतिनिधि हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो विधायक हो, सांसद, मुझे कांग्रेस की जानकारी नहीं है, वो सब अपने अपने क्षेत्र के लोगों के परिजनों के संपर्क में है और उनको दृढ़ विश्वास दिलाया है कि उनके बच्चे की सकुशल सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित है। और वही जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक केंद्र सरकार, क्योंकि इसमें लोकेंद्र जी जो राज्य की सरकार है, चाहे किसी राज्य की हो, चाहे वह किसी पार्टी की सरकार हो, पर जो भी कुछ करना है ये अंतरराष्ट्रीय विषय तो भारत के स्तर पर देश की, दिल्ली की सरकार करेगी। और योग सहयोग से नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं और हमारे पास तजुर्बा है यमन का, अफगानिस्तान का भी रिसेंट वॉर हमने अफगानिस्तान का देखा, तालिबान का, वहां से भी सुरक्षित लाए। कोरोना काल में वंदे भारत अभियान चलाए, वहां से विदेशों से सुरक्षित लेकर आए। तो पर्याप्त अनुभव भारत के इस क्षेत्र के लोगों को है। और इसीलिए आपसे बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, उनके 20,000 हो, 25,000 हो, किसी प्रांत के हों, किसी राज्य की सरकार हो, वहां पर जो यूक्रेन में है सर, वो प्रांत तो मैटर ही नहीं करता उनके लिए, तो भारतीय इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वो भारत के बच्चे हैं वो। और हमारी यानी केंद्र सरकार की, मोदी जी की दायित्व है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की दायित्व है। और मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसे समय में लोकेंद्र जी, अमेरिका जैसे राष्ट्र ने मना कर दिया कि हम नहीं निकाल सकते, चीन ने मना कर दिया है, और भारत की सरकार 5 फ्लाइट लगातार ला चुकी। 4 केंद्रीय मंत्री अगले 24 घंटे में हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया जा रहे हैं। सिंधिया जी जा रहे हैं, हरदीप पुरी जी जा रहे हैं, किरण जी जा रहे हैं। इवैक्यूएट कर लिए गए हैं। यूएसए का कोई भी सिटीजन अभी वहां पे फंसा हुआ नहीं है। अमेरिका का भी कोई भी सिटीजन वहां पे फंसा हुआ नहीं है। वॉर स्टार्ट होने से पहले ही इवन तक की एम्बेसी मेंबर्स को भी निकाल लिया गया है। सिटीजन छोड़िए, आप एम्बेसी के लोगों तक को निकाल लिया गया है यूएसए से। पर अभी मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बस थोड़ा सा स्पीड अप कर ले। बाकी हमको वहां से जो फैसिलिटीज मिल रही है, जो हमको वॉलंटियर्स मिल रहे हैं, वो हमें इमोशनल, फिजिकल हर तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ना सिर्फ मतलब हमें खाना और अलग सुविधाएं दे रहे हैं, बल्कि हमारी मेंटली भी हमारे साथ है। आपने कौन सी कंट्री से फ्लाई किया इंडिया के लिए? मतलब आपने कौन सी कंट्री से इंडिया के लिए, पोलैंड से, हंगरी से, रोमानिया से, कहां से फ्लाई किया इंडिया? मैंने रोमानिया वही आपको बता रहा हूं। और सारे वॉलंटियर्स बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। लोकेंद्र जी, ये जो हमारी बहन कह रही है स्पष्ट है। और दूसरा विशेष बात ये भी है कि पोलैंड में थोड़ी सी असुविधा थी बॉर्डर पर, तो वहां पोलैंड के लिए, भारतीयों के लिए अब वीजा की अनिवार्यता समाप्त कर दी। उन्होंने एक चीज जो कही पंकज जी, उन्होंने कहा कि और देशों ने शायद स्थितियों को पहले ही भांप लिया था, और ये आज भूपेश बघेल की तरफ से भी बात कही गई कि हमारी इंटेलिजेंस क्यों नहीं समझ पाई कि बच्चों को पहले हमें निकालना। वो दिल्ली तक नहीं, उन्हें स्टेट तक भेजा गया है, घर तक भेजा गया है। मैं एक और बात ये बताना चाहूंगी कि एम्बेसी ने सिर्फ दिल्ली लाके बच्चों को नहीं छोड़ा है, घर तक का असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। ठीक, मैं एटलीस्ट एमपी में। ठीक लोकेंद्र जी, मैं आर्गुमेंट नहीं कर लेकिन नहीं बैठा, पर अभी भी अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट है
कि जो अमेरिकन नागरिक और चीन के नागरिक दोनों देशों के ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उनको हम अब नहीं निकाल सकते, स्थितियां बहुत जटिल हैं। और ऐसे में यदि भारत सरकार के बच्चे, जैसा ये बहन हमारी कह रही है कि रोमानिया से, पोलैंड से, हंगरी से, स्लोवाकिया से फ्लाई करके यूक्रेन के अंदर से तो सर शायद अभी हम भी नहीं निकाल पा रहे ना, हम भी उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से बॉर्डर पर पहुंच जाइए, वहां से हम आपको निकालेंगे किसी तरीके। मेन दिक्कत तो ये है कि यूक्रेन के अंदर से तो शायद अभी वहां पर जाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, तो आप कैसे जाएंगे अंदर तक? आप दूसरे देशों के जरिए ही मदद कर सकते हैं। मैं आ रहा हूं पंकज जी आपके पास। डॉक्टर मनन द्विवेदी जी, सवाल ये है कि ये जो प्रोसेस अभी चल रहा है ये संतोषजनक है या इसको और स्पीड अप किया जा सकता है जब इस तरह की सिचुएशंस हैं हमारे सामने? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत सरकार का जो रिकॉर्ड था पुराना वो काफी अच्छा है, क्योंकि अफगानिस्तान में हमने देखा लोगों को इवैक्यूएट किया गया बड़े ही टाइमली तरीके से। उसके अलावा हम अगर पुराने इतिहास में जाएं तो 1991 में जो पर्शियन गल्फ वॉर 1 हुआ था, 2003 में खाड़ी युद्ध भी हुआ था दूसरा, तो वहां पर भी हमारे लोगों ने वॉलंटियर्स के थ्रू, सरकार के थ्रू हमारे लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। इराक में भी नर्सेज जो थी, जो उनको बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े ही एफिशिएंट तरीके से निकाला गया था। मुझे ऐसा लगता है कि पर स्पीड अप करने की जरूरत है थोड़ा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के इनपुट आ रहे हैं यूक्रेन से और लोग कह रहे हैं, तो जब तक यूक्रेन से सीधी फ्लाइट्स या सीधा एक्स्ट्राडिशन नहीं होता तब तक हमें स्पीड अप करने की जरूरत है और एम्बेसी को थोड़ा और तेज तरीके से काम करने की जरूरत है। अंत में मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि क्योंकि रशिया हमारा फ्रेंडली स्टेट है, हमारा एलाई है एक तरीके से, और मोदी जी के बहुत अच्छे संबंध है, ऐतिहासिक संबंध भी हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। तो जो खतरा तालिबान से था हमारी डायस्पोरा को, या जो खतरा सद्दाम हुसैन से था या इस्लामिक स्टेट से था, ऐसा कोई खतरा हमें वहां पर रशिया से नहीं है। अगर रशिया इन्वेड कर भी जाता है, अभी तो घमासान युद्ध जारी है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से बातचीत कर ली गई है और पुतिन जी और मोदी जी के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है। बस यही है कि जो बॉम्बार्डमेंट और बमबारी हो रही है उससे बचने की आवश्यकता है, वो बच्चों को अपना मनोबल उच्च रखने की आवश्यकता है और वहां पर कुछ गाइडलाइंस और प्रोसेस को स्पीड अप थोड़ा किया जाए। थोड़ा पहले अगर ये किया जाता तो और भी अच्छा रहता। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा। ठीक, आशी आपने कहा कि जो और देशों के लोग हैं वो पहले ही वहां से निकलने शुरू हो गए थे, उनकी गवर्नमेंट ने व्यवस्थाएं की थी, लेकिन जो बच्चे वहां पर हैं वो ये कह रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटीज इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रही थी कि पढ़ाई ऑनलाइन मोड पर कराई जाएगी और इसीलिए बच्चे वहां पर रुकने के लिए मजबूर थे। तो क्या ये और देशों के बच्चों के लिए स्थिति नहीं थी? क्या उनके सामने दुविधा नहीं थी कि पढ़ाई छोड़कर कैसे वहां से निकले? मुझे और देशों का नहीं पता, पर जो इंडियंस वहां पे फंसे हैं उनका एक ही कंसर्न था कि 4-5 साल हम लोग देने के बाद अगर अपना सब कुछ स्टेक पे लगा के वहां से सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? यहाँ पे अगर वहां पे कल को कुछ नहीं बचता है तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा? एक मेन रीजन ये था, इसलिए हम पहले नहीं निकले। और मैं अभी भी ये इशू अभी भी है, अगर अभी भी हमारा फ्यूचर डिलेमा में है कि वहां पे अगर कुछ हो जाता है तो मतलब आगे हमारा क्या फ्यूचर है, ये मेन चीज थी। इस वजह से बच्चे वहां से नहीं निकल पाए हैं, मेन रीजन। वहां की यूनिवर्सिटीज से तो आप लोग कांटेक्ट में होंगे, वो क्या कह रहे हैं अभी? जी, यूनिवर्सिटीज अभी हमें हेल्प कर रही है बॉर्डर तक जाने में। नहीं, आगे जो आपने कहा कि हमारा करियर अंधेरे में है, उसको लेकर उनकी तरफ से यूनिवर्सिटी अभी वहाँ पे सब कुछ बंद है, वहाँ पे कर्फ्यू है, वहाँ पे ये अभी ये कंसर्न नहीं है कि यूनिवर्सिटी चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा। अभी वहाँ पे ये है कि जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उन्हें वहाँ बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके ताकि आगे उनकी एम्बेसी मदद करे। आशीष, क्योंकि जैसा कि पता है कि इंडियन एम्बेसी अंदर हेल्प नहीं कर सकती है, इंडियन एम्बेसी बॉर्डर से हेल्प कर सकती है। तो अभी सब लोग ये हेल्प कर रहे हैं कि हमें बॉर्डर तक पहुंचा दे। आशी, एक चीज और, कल हम कुछ और छात्रों से भी बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि जो डिप्लोमेटिक रूप से भारत ने कदम उठाया है, क्योंकि हम किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, वोटिंग भी हमने नहीं की है, इससे यूक्रेन नाराज है और वहां के लोगों का रवैया कुछ बदला है। इस तरह की चीजें आपको भी महसूस हुई क्या? खासकर बॉर्डर पर भी कुछ इस तरह की शिकायतें थी कि भारतीयों को बॉर्डर पार नहीं करने दिया जा रहा है। जी,
वहाँ पे ऐसा मतलब वहाँ के लोगों को ये लग रहा है कि इंडियन और रशियंस के अच्छे नेचर है, तो रशियंस इंडियन को कुछ नहीं करेंगे, तो एज अ शील्ड यूज कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, वो अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि रशियन इंडियंस को कुछ नहीं करेंगे। तो जैसे कि बॉर्डर पे भी खुलते हैं तो 10 यूक्रेनियन पे 1 इंडियन निकलता है। ऐसा वो शायद इंटेंशनली कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें या तो पता है कि रशियन कभी भी इंडियन पर अटैक नहीं करेंगे। जो आम लोग हैं उनका भी रवैया किसी तरीके का बदला, या वो मदद कर रहे हैं वहाँ के जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनकी? आम लोग जिनको नहीं पता है कि क्या इंडिया किसकी तरफ वोट कर रहा है, वो लोग ऑफ कोर्स हेल्प कर रहे हैं। ऐसे समय पे सब ह्यूमैनिटी रखते हैं थोड़ी बहुत, और सब एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर हमारे यहाँ से, जैसे वहां पे मैं बता रही हूँ कि हमने वहां पे बोला है दूसरे कंट्रीज को कि हमारी एम्बेसी आगे खड़ी है, आगे हमारी बसेस लगी हैं, 50-50 कैपेसिटी होल्ड करके बसेस लगी है, खाली बसेस हमारी एम्बेसी ने भेजी है। पर मतलब वहां से हमको बहुत एक स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि हमारी एम्बेसी आगे उधर उस तरफ मदद कर रही है, तो हमें पहले जाने दो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री के लोग निकल रहे हैं ना, जिनका एम्बेसी को कुछ मतलब नहीं है, जिनका मतलब आगे कुछ पता नहीं है। अब वहां पे सीन ये हो चुका है, वहां पे कियोस इसलिए हो रहा है कि हजार बच्चे हर स्टॉप पे खड़े हैं, शेल्टर बने हुए हैं। एयरपोर्ट पे 1000 बच्चे हो गए हैं, 1000 शेल्टर पे हो गए हैं, 1000 बॉर्डर पे हो गए हैं। तो जैसे आगे का स्टेप क्लियर होता है, जैसे एक फ्लाइट जाती है, जैसे कंटिन्यूअस फ्लाइट जाती है, वैसे अगले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है। ठीक, मैं इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। कुछ और सवाल हैं, उनके भी जवाब जानना चाहेंगे। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है, जल्द वापस लौटेंगे, चर्चा जारी है।